मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित सीरीज मैथ सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे किस पर। बात करते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक की। तो महत्तम समापवर्तक में कई चीज़ों की बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि संख्या पद्धति पर हमारे सारे खंड कंप्लीट हो चुके हैं और इस पर आपका एक टेस्ट भी कल करा लिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो भी हमारा खंड है, उस खंड में हम लोग जो चर्चा करेंगे महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हम करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को शॉर्ट में महत्तम समापवर्तक को हम आप मासा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को HCF भी कहते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं जिस पर हम लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, अपवर्तक की बात करेंगे, फैक्टर, समापवर्तक क्या होता है, कॉमन फैक्टर या कैसे हम कॉमन फैक्टर की जानकारी करेंगे, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है और इसे कैसे निकालेंगे। और इसके निकालने के लिए दो विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो यहाँ आप अपने साथियों को जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको अधिकतम आप शेयर कर लीजिए, जिससे वह साथी भी लाभ ले सकें। और जो साथी चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे सारे अपडेट्स और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं सीधे हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। महत्तम समापवर्तक के ये हमारे विभिन्न खंड हैं, विभिन्न उसके अवयव हैं और उस अवयव की तरफ से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपवर्तक या फैक्टर। फैक्टर है क्या? कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे हम बात करें, संख्या हमारी 12 है। अब आप देखिए 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो 12 आपका 1 से विभाजित होगी, 2 से होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 6 से होगी और स्वयं 12 से। तो यहाँ कहना है कि कोई संख्या, यानी कोई संख्या में 12 है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी तरह विभाजित होती है, तो वह संख्याएं कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इनसे यह 12 यानी वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये 12 के अपवर्तक हैं। तो ये क्या है? 12 हमारी संख्या है और इस संख्या के ये क्या है? ये हमारे अपवर्तक हैं। उसी तरह इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि किसी संख्या के सभी विभाजक, किसी संख्या के सभी विभाजक उसके अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे हम संख्या लेते हैं कौन सी? संख्या 27। अब 27 को आप देखेंगे तो यह संख्या किससे विभाजित हो रही है? 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, उसके बाद यह 9 से विभाजित होगी। यानी 1, 3, 9 क्या है? ये संख्या 27 जो हमारी संख्या है, इस संख्या के ये क्या है? ये इस संख्या के अपवर्तक हैं। तो अपवर्तक या फैक्टर किसे कहेंगे? किसी संख्या के जितने विभाजक होंगे वह उनके अपवर्तक होंगे, या किसी संख्या को जो जो संख्या पूरी तरह से विभाजित कर देती है, वह विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाएगी। अपवर्तक के बारे में हम और देखते हैं। यहाँ हमारी संख्याएं और अपवर्तक हैं, फिर उसके क्रम में हम इन कथनों को देखेंगे। तो इसको सिद्ध करते हैं। जैसे मान लीजिए संख्याओं में हमने 2 लिया, तो 2 किससे कटेगी?
1 से और 2 से। भाई 1 से और 2 से, इसी के अलावा किसी से नहीं कटेगी, यानी संख्या 2 के अपवर्तक 1 और 2 है। उसी तरह हम संख्या 6 लेते हैं, तो यह किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। उसी तरह संख्या 15 लेते हैं, संख्या 15 तो ये 1 से कटेगी, 3 से, 15 संख्या 3 से भी कट जाएगी, 5 से कटेगी और स्वयं 15 से कटेगी। उसी तरह हम संख्या लेते हैं 69, 69, तो 69 किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 के बाद फिर किसी और से नहीं, यह स्वयं 23 से कटेगा और 23 के बाद अब स्वयं खुद से कटेगा 69 यानी 69 से। तो अब यहाँ इस टेबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 जो है यह प्रत्येक संख्या की अपवर्तक होती है। कौन? 1। ये प्रत्येक संख्या की अपवर्तक है, यानी पहला बिंदु 1 प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। फिर दूसरा बिंदु क्या कहता है? प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। तो यहाँ जितनी संख्याएं हैं हम देख रहे हैं, 2 तो 2 का 2 से कट रहा है, अपवर्तक है, 6 का 6 अपवर्तक है, 15 का 15 स्वयं संख्या अपवर्तक है और 69 69 स्वयं 69 या 69 ये अपवर्तक है। तो यहां हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। फिर तीसरी चीज, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक है। यानी कोई भी अपवर्तक आप उठा के देखिए, जैसे 15 में 1 3 5, अब 3 इसका अपवर्तक है, तो किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या यानी 3 को देखें तो वह 15 का एक पूर्ण विभाजक है, 5 पूर्ण विभाजक है, 15 पूर्ण विभाजक है। तो यहाँ जो अपवर्तक होता, किसी संख्या का कोई अपवर्तक उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। फिर अगला बिंदु है, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या परिमित अर्थात सीमित होती है। जैसे 2 तो इसके अपवर्तक सीमित हैं 2, 6 में 4, 15 में 4, 69 में 4। इसी तरह कोई भी हम संख्या लेंगे तो उसके अपवर्तक क्या होंगे? वह सीमित संख्या में होंगे। और अंतिम बिंदु अपवर्तक के संबंध में कि किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। इसमें हम आप देखते हैं कि जो भी हमने संख्याएं ली हैं, जैसे यहां अगर आप देखिए तो हमने 2 लिया, तो 2 इसका सबसे बड़ा अपवर्तक यानी स्वयं या उसके बराबर है या उससे छोटा है। उसी तरह 6 को आप देखिए तो 6 में क्या है? या तो स्वयं और या उससे छोटा। तो कोई भी संख्या हम लेते हैं तो हम देखते हैं कि संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ जब हम अपवर्तक की बात करते हैं तो यहाँ अपवर्तक में इस पर भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, पेडागॉजिकल इशू के क्वेश्चन बनते हैं या आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अपवर्तक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आपको 1 2 3 कथन दे दिया और चौथा कथन दिया कि किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित नहीं होती या असीमित होती है, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा। इस तरह के प्रश्न भी आपको टेट, सीटेट या सुपरटेट में मिलेंगे। अब इसी पर हम बात करते हैं कि यहाँ पूर्ति प्रश्न हमने एक रखा, इसी जो बिंदु अभी हमने दिया ये आपकी जो है, इसी पर कुछ हमने प्रश्न रखा कि प्रत्येक संख्या क्या है? वह स्वयं की अपवर्तक, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक कौन होता है? उसका अपवर्तक। उसी तरह किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक या तो छोटा होगा, संख्या उससे छोटा
या उसके बराबर होता है। इस पर भी आपके प्रश्न, प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का, प्रत्येक संख्या क्या होती है? अपने अपवर्तक का। अब इसको आप कमेंट में लिख के देंगे कि यह क्या होता है। यह प्रश्न आपका उसी बिंदु जो अभी हमने चर्चा किया था, उसी चर्चा के अंतर्गत यह आपका बिंदु है। इसको आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिख के दीजिएगा कि प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का क्या होती है। अब हम बात करते हैं अगला बिंदु, अपवर्तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। तो जो हमारे अपवर्तक हैं, तो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं को एक साथ जो जो संख्याएं विभाजित कर देती हैं, उनको दी हुई संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। कोई भी दो संख्या है, उसके जितने अपवर्तक हैं, उन दोनों में जो समान अपवर्तक होंगे, उन्हीं को हम समापवर्तक कहते हैं। दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सभी विभाजकों को हम क्या कहते हैं? हम उनको क्या कहेंगे? हम उन्हें समापवर्तक कहेंगे। जैसे अगर हम समापवर्तक के एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें समापवर्तक में अगर आप उदाहरण लें, तो दो संख्याएं हमने लिया, कौन सी? 24 और 32। इन दोनों के ये संख्याएं हैं और इनके अपवर्तक, तो इनके अपवर्तक जब आप लेंगे, तो इनके अपवर्तक में आप पाएंगे कि 1, 2, 4, 8, इस तरह से आप देखिए कौन इनके अपवर्तक बनते हैं, जो भी हमारी संख्याएं हैं। तो यह किससे कटेगा? 24। 24 स्वयं एक, सबसे पहले एक से कटेगा, यह दो से भी विभाजित होगा यानी कटेगा, फिर 3 से भी विभाजित हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि यह, इसमें और कौन-कौन सी संख्याएँ हैं जो इसको विभाजित कर रही हैं। तो इसको विभाजित करने में हम ये देखेंगे कि जो समान दोनों में हो, जैसे यहाँ 32 है, तो 32 में हम क्या करते हैं कि 32 को 1 से सबसे पहले, फिर हम देखते हैं ये 2 से कटेगा या ये 3 से कटेगा। इस तरह से 3 से कटेगा नहीं, तो यह किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 5 से देखेंगे कटेगा नहीं, या 2 से कितनी बार कट रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं? हम इनकी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर जब समापवर्तक के खंड में समान अपवर्त की बात हम करते हैं, उस समान अपवर्त में आप देखेंगे कि जो भी हमारे इसके अपवर्तक बनेंगे, 3 से, अब इसको पूरा हम देख लेते हैं। जैसे 24 को आप काटिए, 1 से, 2 से, 3 से, यह 4 से भी विभाजित हो रहा है। उसके बाद 5 से विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित हो रहा है। फिर किससे विभाजित हो रहा है? 7 से नहीं, 8 से विभाजित हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से विभाजित हो रहा है, फिर 24 से। यानी यह सभी क्या हैं? 24 के अपवर्तक हैं। उसी तरह हम देखते हैं, जब किसे 32 को, 1 से ये विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से नहीं होगा, 4 से विभाजित हो रहा है, 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से देखें, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं, 8 से विभाजित हो रहा है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14 इनसे विभाजित हो रहा है? नहीं, ये 16 से विभाजित होगा और फिर 32 स्वयं से। तो अब यहाँ पर जो आपकी संख्याएँ हैं, उन संख्याओं में हम देखेंगे कि जो समान हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? समान की। तो इसमें एक समान है, अब यहाँ ये समान है, 2 समान है, 3 नहीं है, 4 समान है, ये आपका समान जोड़ा बन रहा है। उसी तरह 6 नहीं है,
8 आपके समान हैं, 12 नहीं, 16 नहीं, 24 नहीं, 32 नहीं। तो ये समान अपवर्तक हैं, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन कॉमन फैक्टर्स में जब हमको महत्तम निकालना पड़ता है, इसी में जब आप देखिए महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं, तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या है? वह समान अपवर्तक जो सबसे बड़ा हो, सबसे महत्तम हो। तो इसमें महत्तम समापवर्तक कितना है? इसमें महत्तम समापवर्तक आपका 8 है, तो इसलिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक या इसी को शॉर्ट में हम आप मासा कहते हैं, यह कितना होगा? यह 8 होगा। तो इसमें महत्तम समापवर्तक में देखिए वही चीज यहाँ कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं को 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा विभाजित करने वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है, इसे दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो अब यहां पर जैसे हम क्या करते हैं, हम इनके अपवर्तक निकालते हैं। इनके अपवर्तक या भाजक भी इसको हम कहते हैं। तो 2 संख्याएं हम लेते हैं यहां, पुनः एक उदाहरण, एक 12 का लेते हैं और एक 18 का। तो इनके अपवर्तक क्या होंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 12 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से होगा और स्वयं 12 से होगा। उसी तरह 18 को आप देखेंगे तो यह 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, फिर 3 से विभाजित होगा, फिर 4, 5, 6 से विभाजित होगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, यह 9 से विभाजित होगा और स्वयं 18 से विभाजित होगा। तो अब यहां पर हम ये देखते हैं कि इसमें पहली चीज कॉमन फैक्टर में हमने बताया कि जो समान है, ये समान है एक दूसरे से, 2 एक दूसरे से समान हैं, 3 समान हैं, 6 समान हैं और बाकी कोई संख्या समान नहीं है। यानी दोनों संख्याओं के अपवर्तकों में जो समान हैं, उसमें सबसे बड़ी, जो सबसे क्या है, बड़ी संख्या होती है, यानी जो सबसे बड़ा जोड़ा होता है, यानी समान अपवर्तक होता है, वही क्या होता है? वही हमारा मासा। तो अब सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं, जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो रही हैं, पूर्णतया विभाजित हो रही हैं, तो वो कौन सी संख्या है? वह संख्या हमारी 6 है। तो यानी यहां पर जो 6 आएगा वही क्या होगा? वही हमारा इन दोनों संख्याओं का मासा होगा, अर्थात महत्तम समापवर्तक होगा। अब महत्तम समापवर्तक निकालने की 2 विधि, जिसमें से एक विधि आपकी कौन सी है? एक विधि आपकी गुणनखंड विधि और दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी आपकी भाग विधि। तो जब हम गुणनखंड विधि की बात करते हैं, तो गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने में जिन संख्याओं का, भाई कोई 2 संख्या दी होगी जिसका हमको, या 2 से अधिक संख्या भी हो सकती है, तो जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, उनका बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अपवर्तक आपको दिखा रहे थे, तो यहाँ अपवर्तक में आपका 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। इसको अपवर्तक से समापवर्तक हम दिखा रहे थे और फिर उससे महत्तम। लेकिन यहाँ जब हम गुणनखंड विधि की बात करते हैं, तो हमको कैसे करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड उन गुणनखंडों को कहते हैं जिनका पुनः गुणनखंड न किया जा सके।
तो उस तरह हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ कहें या उसी को हम कहते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर हैं, उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो उनका गुणा कर लेते हैं और गुणा करके हम क्या करते हैं, उसे हम जो गुणनफल प्राप्त होगा वही क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का मासा होगा। तो अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3 संख्याएं 48, 64 और 72। 3 संख्याएं लेते हैं 48, 64 और 72। अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो जो 48 है, 48 का गुणनखंड आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 का 2 से करेंगे 4, फिर 4 में 2 से करेंगे 8, 16 और 3, 16 तिया 48। ये हमारा 48 का गुणनखंड हो गया। उसी तरह 64 का आप करेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 में फिर 8, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 32 और फिर 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 64। अब 72 का हम गुणनखंड करते हैं तो 72 का गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 और 8 में 3 से गुणा करेंगे 24 और फिर 3 से गुणा करेंगे 72। तो ये क्या है, ये हमने इनका अभाज्य गुणनखंड। और जितने भी हमारे गुणनखंड हैं वह सब अभाज्य हैं, यानी उनको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, यानी उनके पुनः गुणनखंड नहीं हो सकते। अब यहां पर आप देखिए तो आपको जो उभयनिष्ठ घात मिलेगी, तो उभयनिष्ठ यहां आप देखिए उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं, यहां पर 2 है, 2 है, 2 है, ये उभयनिष्ठ है। फिर 2 तीनों में है, फिर 2 उभयनिष्ठ है। अब यहां 2 है मगर इसमें नहीं, यहां 3 है, यहां 3 है मगर इसमें नहीं। तो इस तरह ये 2 के 3 खंड हमारे क्या हैं, उभयनिष्ठ। तो जो उभयनिष्ठ हमारे गुणनखंड हैं, यानी जो उभयनिष्ठ की बात हमने किया, देखिए जो हमने अभी चर्चा किया था कि गुणनखंड करने के बाद जो उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ या कॉमन फैक्टर हैं उनका आपस में गुणा करते हैं। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब इसका मान कितना होगा, इसका मान 8 आएगा और यही क्या है, यही इन संख्याओं का मासा है, यानी महत्तम समापवर्तक है। तो ये गुणनखंड विधि से हम इसको हल करते हैं। और इसी तरह का आप और भी उदाहरण अभी आगे चलकर हम प्रश्नों में करेंगे। तो यहाँ एक उदाहरण से गुणनखंड विधि को दिखाया कि ये क्या है, ये हमारी संख्याएं हैं और इन संख्याओं का यहाँ पर क्या किया है हमने, ये उनके अभाज्य गुणनखंड है। ये उनके क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। और ये क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये इन तीनों संख्याओं की, इन तीनों संख्याओं की क्या है, इन तीनों संख्याओं की उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और इनका गुणनखंड ये है और वही उभयनिष्ठ गुणनखंड का जो गुणनफल होगा वही उन संख्याओं का मासा होगा। अब दूसरी विधि की हम बात करते हैं। दूसरी विधि हमारी कौन सी है, भाग विधि। तो भाग विधि में हम करते क्या हैं, सबसे पहले दो संख्याओं को लेकर छोटी संख्या से बड़ी में भाग देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब मासा की बात करते हैं तो मासा हमें 2 या 2 से अधिक संख्या होगी उनका मासा निकालना है। तो
छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं और जो शेष बचता है उससे भाजक में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं जब भाग विधि की बात हमने आपको पढ़ाई थी तो ये क्या है, ये हमारा भाज्य है, फिर ये इधर क्या है, ये भाजक है, और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ हमारा भागफल, और नीचे जब ये आपका जाता है तो नीचे आपका क्या बचता है, नीचे शेष। तो वही चीज यहां कह रहा है, सबसे पहले दो संख्याओं को लेंगे और छोटी संख्या से बड़ी में भाग देंगे। जैसे मान लीजिए हमने अभी संख्या लिया था 48 और 64। यहां हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 48 और 64, इन दो संख्याओं का है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे छोटी संख्या से क्या कह रहा है, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी में भाग देते हैं, यानी भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य 64 होगा, और जो हमारा भाजक होगा वह क्या होगा, 48। अब ये कह क्या रहा है कि उससे भाग देंगे, तो भाग हमने दिया 48 का, एक बार जाएगा, हमने 48 लिया। अब यहाँ 14 में से 8 गए, 6 और 5 में से 1 गए, एक 16 शेष बचा। तो कहता क्या है कि जो शेष बचता है उससे भाजक में भाग देते हैं, यानी जो शेष 16 बचा है, अब इस 16 से हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक 48 है, इस 48 को हम क्या करेंगे, इस 48 को अब हम यहां ला देंगे, यानी ये 48 आपका यहां आ जाएगा और 48 में भाग देंगे। तो अब देखिए आप में यहां क्या होगा, 16 से ले जाइए, भाग देते हैं, पुनः प्राप्त शेष से इसके भाजक में भाग देते हैं, और यही क्रिया तब तक करते हैं जब तक शेष शून्य ना हो जाए। तो 16 से भाग देंगे तो 16 का 2 बार ले जाएंगे, 32 3 बार ले जाएंगे, 48। तो यहाँ 3 बार हम ले जाएंगे 48, और शेष क्या आ गया, शेष शून्य आ गया। तो जब शेष शून्य हो जाए, जब शेष शून्य हो जाए तो अंतिम भाजक जो होता है वही दोनों संख्याओं का मासा होता है। अर्थात यहाँ पर 48 और 64 का मासा कितना हो गया, बराबर 16। यानी कॉमन फैक्टर की बात, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक, वह इन दोनों संख्याओं का कितना आएगा, 16। अब इसी तरह अगर संख्या हमारी 3 है और तीसरी संख्या, मान लीजिए यहां हम क्या करते, तीसरी संख्या 72 को भी ले लेते। तो अब जब यहां 16 आ गया तो अब हम 16 और 72 में भाग लेते हैं। तो उस प्रक्रिया को उसी तरह तब तक करेंगे जब तक कि शेष शून्य न आ जाए। तो वहां पर जो अंतिम भाजक होगा वो हमारा क्या होगा, वह हमारा मासा होगा। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, यहां एक बड़ी संख्या को ले लें। अब यहां पर जैसे आपका संख्या हम ले लें 700, 671, 781 और 1441। ये 3 संख्याएं हैं, इनका क्या करना है, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो अब इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से उससे बड़ी, यानी 781 में हम किससे भाग देंगे, 671 से। तो 781 में जब आप 671 से भाग देंगे तो यहां हम क्या पाते हैं, यहां एक बार जाएगा, और 671 दो बार क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दो बार ले जाएंगे तो 6 दूनी 12, वो 1200 कुछ होगा, और यहां पर क्या है, संख्या 3 अंक की है, उससे छोटी है, तो एक बार ही जाएगा। तो एक में से एक गया शून्य, 8 में से 7 1,
और 7 में से 6 गया, 110 बचा। तो जो शेष बचता है उससे हम किस में भाग देते हैं? भाजक में। तो अब 110 से 670 में हम भाग देते हैं, सॉरी 671, 670 नहीं, संख्या कितनी है भाजक? वो संख्या हमारी 671 है, इसमें हम भाग देंगे। तो 671 में 11 से आप भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 11 छंग 66, यानी ये हमारी कितना आएगा? 660। अब बचा कितना? बचा 11। अब 11 से हम भाग किस में देंगे? 11 से भाग देंगे 110, क्योंकि हमारा भाजक क्या है? 110 है। तो 11 का आप देखेंगे तो एक बार 11 घटाते हैं, शून्य आया, फिर नीचे उतारा शून्य, तो यहाँ पर क्या आया? शून्य, यानी 10 बार गया। तो अब यहाँ पर शेष शून्य आ गया। तो इन दोनों संख्याओं का, कौन कौन सी संख्या? 671 व 781 का मासा क्या हो गया? इनका मासा बराबर 11। अब 1141 से हम भाग देते हैं किसमें? 1141 से भाग देंगे 11 से, इससे भाग देंगे किसमें? अब यहाँ पर जो दोनों संख्याओं का मासा है वह क्या बन जाएगा? वह आपका अगली संख्या के लिए भाजक बन जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, तो संख्या कौन सी है? 1441 में 11 से आप भाग देते हैं तो 11 का एक बार जाएगा, यहाँ आपका बचा कितना? 3, फिर आपने 4 उतारा, 3 बार जाएगा, 11 तिहाई 33, फिर आप घटाएंगे तो -1 आएगा, और 1 को उतारेंगे तो एक बार जाएगा, और शेषफल कितना आ गया? 0। यानी इन तीनों संख्याओं का यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन तीनों संख्याओं का, किसका? 671, 781 व 1441 का महत्तम समापवर्तक कितना हुआ? इसका महत्तम समापवर्तक 11 है, जो कि क्या होगा? हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों में ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या या संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया था, एक संख्या ले रहे हैं 12, ये क्या है? संख्या, और इसके अपवर्तक हमने लिया, तो ये किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, ये इन्हीं से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह 1, 3, 2 ये क्या है? ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये संख्याएं कौन सी हैं? ये अभाज्य। और 4, 12 और 16, सॉरी 4, 6, 12 जो हैं, ये क्या हैं? ये भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि यह एक स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। किसी भाज्य संख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। यानी कोई भी भाज्य संख्या है, उसके जो भी अभाज्य गुणनखंड हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है, परंतु गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके यूपी टेट 2016 या 17 में प्रश्न पूछा भी गया है कि ऐसी संख्याएं
जिनका मासा 1 हो वो क्या कहलाएंगी? वह सह अभाज्य को प्राइम संख्याएं या नंबर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है। जितनी भी सह अभाज्य संख्याएं हैं उनका मासा हमेशा 1 होता है। सामान्यतः संख्याओं का मासा या तो सभी संख्याओं से छोटा होता है या उनमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होता है। यानी जो भी हमारी 2, 2 से अधिक, 3, 4 संख्याएं हैं, तो इनमें सभी संख्याओं से छोटा होगा मासा यानी महत्तम समापवर्तक, या उनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या के बराबर होगी। तो आज हम लोगों ने महत्तम समापवर्तक के अंतर्गत अपवर्तक क्या है, समापवर्तक क्या है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक निकालने की दोनों विधियां, गुणनखंड विधि और भाग विधि के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।